वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 2 हिस्ट्री क्लास 8 का। पिछले वीडियो में मैंने मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 हिस्ट्री का सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और भी आपको क्लास 8 के बहुत सारे सब्जेक्ट का आपको जो है कि मॉडल एक्टिविटी टास्क का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंग्लिश, मैथ्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री सबका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है इसमें 3 क्वेश्चन है आपका, 1 2 3 3 क्वेश्चन है। तीनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में मुगल शासन पतन के द्वार पर खड़ा हो गया था। इस पतन के कारणों को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका उत्तर होगा मुगल शासन के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला जो पॉइंट है उसमें टोटल 6 पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। मुगलों ने भारत में अपना शासन शक्ति के आधार पर स्थापित किया था, अतः बाबर के बाद जितने भी मुगल शासक भारत में बने सभी ने शक्ति के बल पर राज्य प्राप्त किया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तथा उसके बाद के सभी शासकों ने अपने भाइयों, सगे संबंधियों और यहाँ तक कि अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह एवं मार काट कर सिंहासन प्राप्त किया था। उनके दावेदारी के संघर्ष में मुगल साम्राज्य के दरबार, सूबेदार, मनसबदार आदि भी भाग लेते थे। दरबार में एक गुटबंदी का निर्माण होता था। उसके बाद देखिए क्या है, गुटबंदी का निर्माण होता था। इस प्रकार के संघर्ष से मुगलों की प्रतिष्ठा, शान शौकत एवं जनधन की अपार क्षति हुई और विघटनकारी शक्तियों ने अवसर का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, देख सकते हैं आप लोग। ये दूसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद बनने वाले शासक बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी के सभी अयोग्य थे। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था तथा वे सदैव भोग विलास में डूबे रहते थे, जिसके कारण वजीर एवं अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोगों ने सत्ता को अपने अधीन कर लिया और वे शासन निर्माता बन गए। जहां दारा शाह की हत्या कर दी गई, फारुखसियर की आंखें फोड़ दी गई, इसी प्रकार आगे के अन्य शासकों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। अब हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट को देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, देखिए, प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति के कमजोर पड़ जाने के कारण महत्वाकांक्षी मुगल सूबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे तथा कमजोर बादशाहों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उन्हें रोक सके। हैदराबाद, अवध, बंगाल, मालवा, बुंदेलखंड आदि राज्य स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार मुगल सत्ता केवल दिल्ली और उसके आसपास ही रह गई। ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। टोटल 6 पॉइंट लिखना है हमको इसमें। फोर्थ पॉइंट है दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबाजी। मुगल दरबार औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुटबाजी एवं षड्यंत्रों का महान केंद्र बन गया। इस समग्र दरबार में 2 प्रमुख गुट हिंदुस्तानी और मुगल में बटा हुआ था। मुगल भी 2 गुटों ईरानी और तुर्रानी में बटे हुए थे। इन गुटों ने आपसी वैमनस्य के कारण बादशाहों को इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि वे समस्याओं पर ध्यान ही ना दे सके और मनसबदारों ने अपनी शक्ति का विस्तार करना जारी रखा। ये फोर्थ पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। औरंगजेब के समय तक अधिकांश नियुक्तियां मुगल प्रशासन में योग्यता के आधार पर होती थी, परंतु बाद में बादशाह की स्वयं की इच्छा एवं दबाव में नियुक्तियां होने लगी। इसके कारण प्रशासनिक
व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा और स्थानीय प्रशासन में इन अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे मनसबदारों एवं जागीरदारों का प्रभाव तो बढ़ा परंतु बादशाह का प्रभाव कम होता गया। ये आपका 5th पॉइंट कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग लास्ट 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट है विदेशी आक्रमण। मुगलों की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाने के लिए नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए तथा भयंकर लूटपाट मचाए, जिससे मुगल सत्ता का अंत होना निश्चित हो गया, क्योंकि इन आक्रमणों ने उसकी स्थिति जर्जर बना दी थी। तो इसके साथ साथ पहला क्वेश्चन में आपका टोटल 6 पॉइंट होगा, आपको लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भूमि सर्वेक्षण तथा राजस्व निर्माण के संबंध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों की एक तालिका तैयार करो। तो देखिए इसका तालिका यहाँ पे बना रखा है मैंने, आप लोग देख सकते हैं क्या है। उत्तर क्या होगा? भूमि संरक्षण तथा राजस्व निर्माण के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित थे। पहला कदम था कि रॉबर्ट क्लाइव ने जमीन की जरीन या माप जोग के लिए माप विशेषज्ञ की खोज की। 1750 ईस्वी में फ्लैकलैंड ने 24 परगना में जमीन माप का काम शुरू किया। इसका सेकेंड पॉइंट होगा 1764 ईस्वी में जॉमस रेनेल ने बंगाल के नदी पथ की माप की। उन्हें 1767 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने भारत का सर्वे जनरल या माप विभाग का प्रधान नियुक्त किया। बंगाल के नदी पथों का माप कर रेनेल ने कुल 16 मानचित्र तैयार किए। तब पहली बार बंगाल की नदियों का गतिपथ बनाया गया था। थर्ड पॉइंट है 1770 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में कंट्रोलिंग काउंसिल ऑफ रेवेन्यू नाम के एक कमेटी का गठन किया गया। इसका 4 नंबर पॉइंट है 1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने इजारेदारी बंदोबस्त लागू किया। उसके बाद 5th पॉइंट है 1790 ईस्वी में कंपनी ने इजारेदारी बंदोबस्त को हटाकर 10 वर्ष बंदोबस्त चालू किया, लेकिन क्रम में इन बंदोबस्त को हटाकर ब्रिटिश कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में चीर स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो ये आपका इसके साथ ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया गया है? एक चार्ट दिया गया है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नीचे दिए गए विवरणों को पूरा कीजिए। आपको दिया गया अधीनतामूलक मित्रता नीति को लिखना है यहाँ पे हड़प नीति को। देखिए क्या क्या पहला पॉइंट है जो गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल में आपको लिखना क्या है? ध्यान से देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए तो गवर्नर जनरल में आपको क्या लिखना है, तो या ध्यान से देख लीजिए। देखिए पहला क्या है? गवर्नर जनरल। अधीनतामूलक मित्रता नीति का पहला जो है कि आपका कॉलम है, दूसरा कॉलम है हड़प नीति। तो गवर्नर जनरल कौन था इस नीति का? तो लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। और यहाँ हड़प नीति का लॉर्ड डलहौजी। समय काल क्या था? तो 1798 से 1805। इसका समय काल होगा 1848 से 1856, ठीक है। प्रभावित राज्य कौन कौन थे? तो हैदराबाद, मैसूर, यहाँ पे हो जाएगा सतारा और झांसी, आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं मूल नीति की तरफ। मूल नीति में दोनों में 2-2 पॉइंट लिखना है। देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि आपको साफ साफ दिखे। देखिए मूल नीति में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या लिखना है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले राजा को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और अपने राज्य में अपने ही खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी होती थी। दूसरा पॉइंट है राजा को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया दोनों। अब इसमें लिखते हैं हम लोग, इसका 2 पॉइंट देख लीजिए क्या होगा। किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रितानी साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। दूसरा, जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। तो ये देखिए आपका इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।